आज की क्लास भौतिक विज्ञान है जिसमें हम भौतिक राशियां उनके मात्रक न्यूटन के नियमों पर चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज 2025 की 26 जनवरी है, तो आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा भौतिक राशियां। भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व इत्यादि। ये इसको हटा देते हैं। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं: मूल मात्रक मूल राशि या व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न मात्रक। बात करते हैं मूल राशियों की। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकंड व किलोग्राम होते हैं। इन्हें मूल इकाई कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की। इसी तरह से है व्युत्पन्न राशियां। किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य और विभव के लिए क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल व वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ये देखिए मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मात्रक, इकाई, यूनिट और इसकी परिभाषा। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक स्वरूप लिया गया उसी राशि का एक निश्चित परिणाम मात्रक कहलाता है। वैसे तो नॉर्मल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो जो बच्चे आर्ट साइड के बच्चे होते हैं, यानी जिनका बैकग्राउंड आर्ट साइड होता है, उन्हें साइंस का पोर्शन समझने और पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हो या समझते हो तो जो नॉर्मल समझने वाली जो दिक्कत होती है वो बड़ी आसानी से दूर हो जाती है। नेक्स्ट है मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रक मतलब जो भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन्हें नापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जिसमें ये आपके सामने हैं। एक है सीजीएस पद्धति, एक है एमकेएस पद्धति, एक है इसके नीचे यहाँ पर एसआई पद्धति और एक है एफपीएस पद्धति। तो ये जो सिस्टम है ये क्या है, आइए देखते हैं। तो ये सीजीएस सिस्टम, इसे फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब सीजीएस की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस सिस्टम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब सीजीएस सिस्टम में जो मात्रक है यूनिट वो क्या होती है, देखिए लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान यानी कि मास नापा जाता है ग्राम में और समय नापा जाता है सेकंड में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई यूनिट आएगी और उसमें पूछा जाएगा कि सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक क्या है। तो सीजीएस का मीन्स है
सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। लंबाई नापी जाती है सेंटीमीटर में, द्रव्यमान मास नापा जाता है ग्राम में, और समय नापा जाता है सेकंड में। ये सीजीएस सिस्टम है। इसी तरह से एमकेएस पद्धति है, एमकेएस सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो यहां पर अगर हम एमकेएस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एमकेएस में लंबाई नापी जाती है मीटर में, द्रव्यमान मास नापा जाता है किलोग्राम में, और समय नापा जाता है सेकंड में। ये एमकेएस सिस्टम है। एक सिस्टम है एफपीएस, इसका अन्य नाम है ब्रिटिश सिस्टम। इसकी यूनिट मात्रक है। एफपीएस सिस्टम में लंबाई नापी जाती है फुट में, द्रव्यमान नापा जाता है पाउंड में, और समय नापा जाता है सेकंड में। नेक्स्ट है एसआई सिस्टम। नेक्स्ट है एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड का। पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मापतोल महाधिवेशन 1960 में इसे एडॉप्ट किया गया, और वर्तमान में सबसे अधिक यही सिस्टम काम कर रहा है। एसआई पद्धति में कुल 7 मात्रक होते हैं, 7 यूनिट हैं, जिसमें लंबाई नापी जाती है मीटर में, या लंबाई को नापते हैं मीटर में। मास द्रव्यमान को नापा जाता है किलोग्राम में। समय को नापा जाता है सेकंड में। टेम्परेचर ताप को नापा जाता है केल्विन में। विद्युत धारा को नापा जाता है एम्पियर में। ज्योति तीव्रता को नापा जाता है कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को नापा जाता है मोल में। यहाँ पर एक शब्द है ज्योति तीव्रता। इसका मतलब है कि यदि आपने कभी देखा हो कि घर में जो बल्ब लगा हुआ होता है, तो जब हम बल्ब को ऑन, स्विच को ऑन करते हैं बल्ब के, तो बल्ब से जो प्रकाश या लाइट निकलती है वो चारों ओर फैल जाती है। तो बल्ब से जो चारों ओर लाइट निकल रही है उसे ही ज्योति तीव्रता बोला जाता है, या उसको ही ज्योति तीव्रता कहते हैं, और इसको नापा जाता है कैंडेला में। यहाँ ध्यान रखना 7 भौतिक राशियां हैं, इनके मात्रक ये हैं। 7 भौतिक राशियां हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ का परिणाम। ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं। तो 7 भौतिक राशियां हैं, और इनके मात्रक है: लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय का मात्रक है सेकंड, ताप का है केल्विन, विद्युत धारा का है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का है कैंडेला, और पदार्थ का परिमाण या पदार्थ की मात्रा होती है, जिसको डिनोट करते हैं हम मोल में। तो फिजिक्स में एक टॉपिक है हमारा मशीन्स, यांत्रिकी। परिभाषा क्या है? पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन हेतु उत्तरदायी भौतिक विज्ञान की शाखा को यांत्रिकी कहा जाता है। तो फिजिक्स जो है वो कुछ डायग्राम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द है वेट, भार, और एक शब्द है यहाँ पर द्रव्यमान। भार की परिभाषा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान ये रखना है, आप भले ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो किसी एग्जाम में यहाँ से कोई परिभाषा वगैरह नहीं पूछी जाएगी। तो परिभाषा का मतलब है कोई थ्योरी या सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के ऊपर जो एग्जाम्पल है वहां से क्वेश्चन आता है, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो अभी तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। तो यदि हम बात करें वेट या भार की, तो परिभाषा है किसी वस्तु किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल को भार कहते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को भार कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन है।
ये एक सदिश राशि है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल सही। द्रव्यमान। अच्छा, यहां पर हम अंतर कर रहे हैं कि वेट, भार और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। द्रव्यमान किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण की मात्रा। भार क्या था, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को भार कहते हैं। द्रव्यमान है किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसका मात्रक है ग्राम या किलोग्राम। भार को नापते हैं न्यूटन से और द्रव्यमान को नापते हैं ग्राम या किलोग्राम से। ये एक अदिश राशि है। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर होता है, स्थिर होता है। अच्छा, यहां पर एक शब्द आया है सदिश राशि। कहाँ गया, सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश है स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि है वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले देखते हैं हम अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब है ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। एदिश, एदिश का मतलब है कि बिना दिशा के। ऐसी भौतिक राशि जिन्हें मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें नापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा या डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। यदि हम अदिश राशि का एग्जाम्पल देखें तो जैसे द्रव्यमान, घनत्व, डेंसिटी, तापमान, टेम्परेचर, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, ये सब अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। तो यदि हम टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, तापमान एक अदिश राशि है। तो सिर्फ हम केवल ये बता सकते हैं कि आज प्रेजेंट में 2 बजे या 4 बजे कितना टेम्परेचर था, कितना तापमान था। आप उसको ये नहीं बता सकते हो कि तापमान पूर्व की दिशा में थे, तापमान पूर्व की दिशा में था या पश्चिम की दिशा में, तापमान दक्षिण की दिशा में था या पश्चिम की दिशा में। तो सिर्फ आप ये बता सकते हो कि इतना तापमान था, तो ये होता है परिमाण। तो यहां पर इन्हें बताने के लिए अदिश राशियों को डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है कि किस डायरेक्शन में, तापमान किस डायरेक्शन में है, ये नहीं होता है। बात करते हैं सदिश राशि की। ऐसी क्वांटिटी जिन्हें बताने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, चाल, प्रवणता इत्यादि। तो यदि हम वेग की बात करें, वेग होता है वेलोसिटी, तो हम ये बता सकते हैं कि वेग कितना वेग है और वो वेग किस डायरेक्शन में है। या हम बात करें चाल की, कि किसी गाड़ी की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन वो चाल किस डायरेक्शन में है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर है, दक्षिण में है। तो जब इस तरह की भौतिक राशियां होती हैं और उन्हें बताने के लिए डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, तो उसे बोला जाता है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ऐसी राशियां जिन्हें बताने के लिए केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं, तो उन्हें कहा जाता है अदिश राशियां। तो ये भार, वेट और द्रव्यमान में अंतर है। देखिए नेक्स्ट है एक डिफरेंस, अंतर, डिस्टेंस। डिस्टेंस होती है दूरी और एक होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से हम बराबर में देखेंगे स्पीड, चाल, और एक होती है वेलोसिटी, वेग। तो समझाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाई गई हैं। तो आइए पहले देखते हैं दूरी और विस्थापन क्या होता है। दूरी किसको कहेंगे, चले गए मार्ग की वास्तविक लंबाई को। चले गए मतलब जितनी वास्तविक लंबाई हम चले हैं उसको दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और दूरी, चले गए वास्तविक लंबाई के मार्ग को दूरी कहते हैं। इसमें केवल परिमाण होता है
और दूरी जो है वो शून्य नहीं हो सकती है, हम कोई ना कोई दूरी जरूर चलेंगे। विस्थापन में क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हमने बताया कि यदि किसी को बताने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो तो विस्थापन क्या हो गया, सदिश राशि। और दूरी, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है तो ये हो गई अदिश राशि। तो दूरी और विस्थापन में मेन अंतर। नेक्स्ट है चाल किसको कहेंगे और वेग किसको कहेंगे। चाल होती है स्पीड और वेग होता है वेलोसिटी। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन को वेग कहते हैं। प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल क्या होता है, चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय। स्पीड को कैसे नापा जाता है, चली गई दूरी अपॉन समय। कितनी दूरी चली है और उसे दूरी को चलने में कितना समय लगा है तो उसको हम चाल बोलते हैं। वेग क्या है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। कितना विस्थापन हुआ है और उसमें कितना समय लगा है। चाल एक अदिश राशि है, यानी कि इसे बताने के लिए आपको केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। और यहां पर देखिए एसआई सिस्टम में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहां पर हमने बताया था कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा कि चाल कैसी राशि है, कैसी भौतिक राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, या दोनों राशि है, या कोई नहीं है। नेक्स्ट, चाल का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है। चाल की एसआई सिस्टम में मात्रक क्या होता है, और मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो चाल को हम डिनोट किससे करते हैं, मीटर प्रति सेकंड से। इसी तरह से वेग क्या है, एक सदिश राशि है। तो वेग को बताने के लिए परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। और वेग का जो मात्रक है एसआई पद्धति में, इसका भी मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन यहां इस तरह से आएंगे। हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ टर्म्स हैं जिनमें आपको डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, वो वरना समझ में नहीं आएगी। तो चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड और वेग का भी मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। चाल है सदिश राशि और वेग है, सॉरी, चाल है अदिश राशि और वेग है सदिश राशि। अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी पॉइंट को समझा रहे हैं तो समझाते हुए या बोलते हुए कोई दूसरी टर्म्स निकल जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं। बोलते हुए समझाते हुए कुछ टर्म्स दूसरी बता दी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें वो चीज नहीं मालूम है या हम आपको गलत बता रहे हैं। बस वो थोड़ा सा बोलते हुए थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण किसे कहेंगे, समय के साथ वस्तु के वेग में आए परिवर्तन को त्वरण बोला जाता है। देखिए, समय के साथ वस्तु के वेग में आए परिवर्तन को त्वरण बोला जाता है। और वेग क्या था, विस्थापन बटे समय। तो इस तरह से जब आप चीजों को जोड़कर पढ़ने की कोशिश करोगे तो पॉइंट आराम से निकल जाएगा। अब यहां पर आपको त्वरण पता चल गया है कि त्वरण किसको कहेंगे, समय के साथ वस्तु के वेग में आए परिवर्तन को त्वरण कहेंगे। अब यहां पर पॉइंट जो आया है वेग, वेग क्या है, वेग हमने बताया कि विस्थापन बटे समय होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन बनता है और सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है कि त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण किस प्रकार की राशि है, ये है एक सदिश राशि। यानी त्वरण को बताने के लिए परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन, दिशा की भी आवश्यकता होती है। त्वरण क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। इससे आप त्वरण निकाल सकते, एक्सेलरेशन निकाल सकते। न्यूटन के नियम मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा।
न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन एक वैज्ञानिक है। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। तो न्यूटन का जो पूरा नाम था वो था आइजैक न्यूटन, और इन्होंने 1687, ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 7 लिखा गया। 1687 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया, और इसमें इन्होंने गति के कुछ नियम दिए थे। इसलिए इन्हें न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। और इन नियमों की संख्या है 3, यानी 3 नियम दिए आइजैक न्यूटन ने 1687 में, और इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूटन की जो पुस्तक है उसका नाम प्रिंसिपिया। अब बात करते हैं, क्योंकि न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, तो न्यूटन का प्रथम नियम, पहला नियम, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये एक सिंपल सी थ्योरी है। तो कोई वस्तु विराम की अवस्था में ही रहेगी, तो वह विराम की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया गया हो। जब तक हम किसी वस्तु को नहीं छेड़ेंगे तो वो वस्तु एक ही स्थान पर रखी रहेगी। इसे ही न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है। यदि आपने अपने कमरे में कोई टेबल या चेयर रखी है, आप उसको रख दो कहीं प्रॉपर एक स्थान पर, तो वो 1 साल, 2 साल, 10 साल तक उसी स्थान पर रखी रहेगी, जब तक आप उस पर कोई बल नहीं लगाओगे। बल का मतलब है कि जब तक आप उसको वहां से उठाकर कहीं और नहीं रखोगे। या इसी को कहा जाता है कि सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में अपने आप परिवर्तन नहीं होता है, और इसे ही जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि यदि वो टेबल या चेयर एक जगह रखी हुई हैं, तो वो वहीं की वहीं रखी रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे या उसे हटाओगे नहीं। तो जब तक वो टेबल वहीं रखी है तो उसे कहते हैं जड़त्व। और क्योंकि ये न्यूटन का नियम था, इसलिए न्यूटन के फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का मतलब है कि एक ही स्थान पर रखी हुई वस्तु। तो ये क्या कह रहा है नियम? कोई विराम अवस्था वस्तु तब तक विराम अवस्था है गतिमान वस्तु तब तक एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया गया हो। बिल्कुल सही। देखिए, किसी वस्तु में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर हम कोई बल लगाएंगे। जैसा बताया, इसी का दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ थ्योरी है, सिद्धांत, और ये पूछा जाएगा कि ये सिद्धांत न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो न्यूटन ने अपना प्रथम नियम दिया है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देखिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह कांच छोटे छोटे टुकड़े हो जाता है। यदि किसी कांच पर आप गोली मारें तो गोली उस कांच को होल करती हुई बाहर निकल जाएगी, कांच टूटेगा नहीं। लेकिन यदि आपने एक बड़ा सा पत्थर उठाया है और उससे उसे किसी कांच पर मारा है, तो पत्थर लगने के बाद कांच जो है वो चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि गोली लगने से कांच में छेद हो जाता है लेकिन पत्थर मारने पर कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो यह न्यूटन के फर्स्ट नियम पर आधारित है, रूल ऑफ फर्स्ट। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह भी न्यूटन के फर्स्ट नियम पर आधारित है। थर्ड पॉइंट है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे आगे की व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं। अच्छा, जो प्रत्येक एक एग्जाम्पल है,
हम क्लास में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे जो क्लास है उसकी जो टाइम है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। मतलब टाइम पीरियड क्लास का बहुत बढ़ जाएगा। तो जो जो मैं आपको एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, यदि आप क्लास के बाद उन एग्जाम्पलों को नोट करना और उन्हें नोट करके सोचना कि जब गाड़ी चलती है तो हम आगे की ओर पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है न्यूटन के नियम के आधार पर। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। आपने कभी देखा होगा, यदि घर में कोई हथौड़ा है और वो हथौड़ा में जो लकड़ी का डंडा लगा हुआ है, तो वो डंडा लूज हो रहा है, ढीला है। तो यदि आप उसको जमीन पर मारोगे तो जो हत्था है वो कस जाता है। वो भी न्यूटन के फर्स्ट रूल पर आधारित है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर उसमें जो धूल के कण हैं वो झड़कर नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट है, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसके जो फल हैं वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये भी न्यूटन के प्रथम नियम पर है। दूसरा है कि अब तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। एक कांच का गिलास लीजिए और उसमें कुछ मतलब उसे पानी से भरिए और कांच के गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रखें और पोस्ट कार्ड के ऊपर 1 रुपया या 2 रुपये का सिक्का रखें। और जैसे ही आप पोस्ट कार्ड पर उंगली मारोगे तो पोस्ट कार्ड बाहर निकल जाएगा और जो 1 या 2 रुपये का सिक्का है वो गिलास में गिर जाएगा। यह भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर आधारित है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारा जाता है, ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो उसमें आंसर होगा प्रथम नियम पर आधारित। बात करते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन है, किसी वस्तु पर आरोपित बल या किसी वस्तु पर लगाया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी F बराबर ma होता है। ये साथ लिखा हुआ है, F बराबर ma। यहाँ पर F मतलब फोर्स है, बल, m का मतलब है द्रव्यमान और a का मतलब है त्वरण। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ये ही न्यूटन का दूसरा नियम है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब न्यूटन का जो सेकंड नियम है, इस पर कौन कौन से एग्जाम्पल बेस हैं? कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी को तोड़ देना, ये न्यूटन के सेकंड लॉ पर आधारित है। ऊंची कूद व लंबी कूद के लिए मैदान को मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है, जिससे कूदने पर खिलाड़ी को चोट ना लगे। जो लंबी कूद और ऊंची कूद वाले खिलाड़ी होते हैं, तो जहां वो कूदते हैं आपने देखा होगा वहां की मिट्टी थोड़ी सी खोद दी जाती है, भुरभुरी कर दी जाती है। वो इसलिए की जाती है तो जब कूदते हैं तो उससे चोट कम लगे। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद व टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। नेक्स्ट है, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है। यानी कि जिस साइड में गेंद आ रही है, कैच लेते हुए ही हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे हाथ में चोट कम लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ये सब पॉइंट न्यूटन के सेकंड लॉ पर आधारित है। नेक्स्ट है न्यूटन का तीसरा नियम। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम को। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर विपरीत दिशा में इतना ही बल लगाती है। इस एग्जाम्पल को या इस नियम को आप ऐसे समझें कि आप एक दीवार के ऊपर
अपना जो एक हाथ है पंजा, उसको पुश करके खड़े हो जाएं, तो हमारा हाथ दीवार के ऊपर जो बल या फोर्स लगा रहा है, तो दीवार भी हमारे हाथ के ऊपर इतना ही बल लगाती है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। किसी वस्तु के ऊपर हम जितना बल लगाते हैं, दूसरी वस्तु भी हमारे ऊपर इतना ही बल लगाती है, तो उसे कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। या एज ए फनी उसमें अगर समझे जाए, यदि आपने किसी के गाल पर एक तमाचा रख दिया है और वो तुरंत उस तमाचे का जवाब आपके गाल पर तमाचा रखकर ही दे, जैसे आपने किसी व्यक्ति को एक तमाचा मार दिया है और उसी टाइम वो व्यक्ति भी आपको एक तमाचा आपके गाल पर रख दे, तो इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी जितना बल हमने दूसरे व्यक्ति पर लगाया है, उतना ही बल दूसरा व्यक्ति भी हमारे ऊपर लगाता है, तो उसे कहा जाता है न्यूटन का तीसरा नियम। वैसे इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और सबसे अधिक क्वेश्चन न्यूटन के तीसरे नियम पर ही पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सारे नियम इंपोर्टेंट हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। आपने देखा होगा फिल्मों में, या किसी के पास यदि बंदूक है, तो जब हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं, तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। तो गोली छोड़ते समय बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है। तो जितनी वेग से गोली आगे निकलती है, इतनी ही वेग से बंदूक पीछे की ओर हटती है। तो ये किस पर आधारित है? न्यूटन के तीसरे नियम पर। दूसरा है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जितनी अधिक ऊंचाई से कूदोगे, तो जैसे ही हमारे पैर जमीन पर पड़ेंगे, तो जमीन भी हमारे पैरों पर विपरीत दिशा में इतना ही बल लगाएगी। इसलिए हमारे पैरों में जितनी अधिक ऊंचाई से कूदते हैं, चोट लगती है। तो एक तो बंदूक से गोली छोड़ते समय ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है कि ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। दूसरा, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है। नेक्स्ट, कुएं से पानी खींचते समय यदि रस्सी टूट जाए, तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। नेक्स्ट, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाया जाता है। नेक्स्ट है, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है। और लास्ट है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका नाम है रॉकेट का आगे बढ़ना। आसमान में जब रॉकेट छोड़ा जाता है, तो रॉकेट जो ऊपर बढ़ता है, यह भी न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, लेकिन इसमें काम करता है संवेग संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर हमने न्यूटन के तीन नियम की बात की है। न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का सेकंड नियम, जो होता है F बराबर ma। और न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो पहले और तीसरे नियम में एक एग्जाम्पल लगभग सेम है। पहले में पहले नियम में बोला था, हमने आपको बताया था कि जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं, तो गोली कांच से होल करते हुए सीधे निकल जाती है, लेकिन पत्थर मारने पर कांच टूट जाता है। ये न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। और एक है, जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं, तो बंदूक भी पीछे की ओर झटका मारती है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। तो सबसे अधिक क्वेश्चन न्यूटन के तीसरे नियम पर पूछता है। और कौन से एग्जाम्पल हैं? एक तो है रॉकेट का ऊपर बढ़ना। दूसरा है बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। और तीसरा है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। यहाँ पर मोमेंटम संवेग दिया है, परिभाषा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, मतलब किसी वस्तु का मास कितना है, द्रव्यमान और वेग कितना है, और इनका जो गुणनफल है, उसको संवेग बोलते हैं। संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग। एसआई पद्धति में इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। यानी इसे बताने के लिए डायरेक्शन और आपका परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉशिंग मशीन का कार्य, या वॉशिंग मशीन में सिद्धांत कार्य करता है सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी अपकेंद्रीय बल। इसमें बताएंगे क्या होता है।
नेक्स्ट है, ट्रेन चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुकने का कारण क्या है? जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। इसे छोड़ो। नेक्स्ट है पावर या शक्ति। पावर, शक्ति किसको कहा जाता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आप में किसी काम करने की कितनी कैपेसिटी है, उसे ही कार्य बोला जाता है। कार्य करने की दर को पावर कहा जाता है। शक्ति क्या होती है? कार्य बटे समय, मतलब कितना कार्य किया है अपोन कितने समय में किया है। शक्ति क्या है? शक्ति एक अदिश राशि है। इसे बताने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। आप ये नहीं बताओगे कि मैंने जो शक्ति है वो उत्तर दिशा में लगाई है। एसआई सिस्टम में इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड है। इसको वाट भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। शक्ति, शक्ति मतलब पावर, ये किस तरह की राशि है? यह है अदिश राशि। एसआई सिस्टम में इसका मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकंड, या इसे वाट भी बोलते हैं। सीजीएच सिस्टम में इसका मात्रक है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, या इसको अर्गिया सेकंड भी बोलते हैं। और शक्ति का मात्रक है हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर होती है 746 वाट। बात करते हैं कार्य की। वर्क, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करने को कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, आपके कमरे में कोई टेबल या चेयर है, तो यदि वो एक ही स्थान पर रखी है तो उस पर न्यूटन का फर्स्ट नियम काम कर रहा है। यदि हम उस पर फोर्स लगाएं और उसे फोर्स लगाकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएं या सरकाएं, तो उसको ही कार्य कहा जाता है। यदि आप टेबल पर हाथ रखकर खड़े हो जाओ तो उसको कार्य नहीं बोला जाएगा। कार्य क्या किया है आपने? आपने उस टेबल को एक किनारे से दूसरे किनारे पर जो उठाकर रखा है या सरकाया है, उसे ही कार्य बोलेंगे। कार्य क्या है? बल गुना बल की दिशा में किया गया विस्थापन, उसको कार्य बोलते हैं। कार्य है अदिश राशि, मतलब कार्य को बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। ये नहीं, आप ये नहीं कहोगे कि मैंने कार्य नॉर्थ दिशा में किया है। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, और एक जूल होता है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। ये जो इस तरह के पॉइंट हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऊर्जा। कार्य करने की अक्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये एक अदिश राशि है, मात्रक है इसका जूल। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है अर्क। 1 जूल बराबर 10 की घात या 10 की पावर 7 अर्ग होता है। यांत्रिक ऊर्जा, ये दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग किसको कहेंगे? ऐसे रंग जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं, मतलब ये नेचुरल रंग होते हैं, ये रंग किसी दूसरे रंग के मिश्रण से नहीं बनेंगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? प्राइमरी कलर। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है प्राइमरी कलर किसको कहते हैं? ऐसे रंग जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं। और वो 3 रंग कौन से हैं? 3 रंग हैं, एक है लाल, एक है हरा और एक है नीला। लाल हरे नीले रंग को प्राइमरी कलर कहा जाता है। ये प्राथमिक रंग है, यानी कि ये रंग किसी दूसरे रंग के मिश्रण से नहीं बनेंगे। जो रंग किसी दूसरे रंग के मिश्रण से नहीं बनता है उसे प्राइमरी रंग कहा जाता है, प्राइमरी कलर। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से प्राइमरी कलर कौन सा है या कौन सा नहीं है? तो लाल हरा और नीला, ये 3 कलर याद रखने हैं।
लाल, हरा और नीले रंग को प्राइमरी कलर कहा जाता है। और जो टेलीविजन है, जो टीवी होता है, टेलीविजन, उसमें भी ये तीन रंग ही काम करते हैं। क्वेश्चन घुमाकर देगा और पूछेगा कि टेलीविजन में कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं, यूज होते हैं। तो टेलीविजन में प्राइमरी कलर ही यूज होते हैं। और प्राइमरी कलर कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। अब आप ये देखिए कि ये जो प्राइमरी कलर हैं, इसी से हम और दूसरे रंग बनाएंगे। प्राइमरी कलर से जो दूसरे रंग बनेंगे उनको सेकेंडरी कलर कहा जाता है, द्वितीय कलर। अब आप देखिए प्राइमरी कलर कौन से थे? एक तो है लाल, एक है हरा और एक है नीला। ये जो ट्राइंगल है आपको इसको याद रखना है। लाल, हरे और नीले रंग को क्या कहा जाता है? प्राइमरी कलर। अब इन रंगों के मिश्रण से ही दूसरे रंग बनेंगे। अब आप देखिए, अगर आप लाल रंग को और हरे रंग को मिलाओगे तो उससे पीला रंग बनेगा। लाल और हरे रंग को मिलाने से रंग बनता है पीला। दूसरा देखते हैं, लाल रंग और नीले रंग को यदि मिलाएंगे तो इससे रंग बनेगा मंजेटा। और यदि हरे और नीले रंग को मिलाएंगे तो इससे रंग बनता है पीकॉक नीला। कौन सा रंग बनता है? पीकॉक नीला। इसको ही श्यान रंग बोलते हैं। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राइमरी कलर कितने होते हैं? तीन होते हैं, लाल, हरा और नीला। प्राइमरी कलर किसको कहेंगे? ऐसे रंग जो किसी दूसरे रंग से नहीं बनते हो, उन्हें प्राइमरी कलर कहा जाएगा। ये जो प्राइमरी कलर हैं, प्राथमिक कलर, इन्हीं रंगों से हम दूसरे रंग बनाएंगे। और इनसे जो दूसरे रंग बनेंगे उन्हें सेकेंडरी कलर, द्वितीय कलर कहा जाएगा। तो ट्राइंगल आपको ध्यान रखना है, लाल और हरे रंग को जब हम मिलाएंगे तो इससे रंग बनेगा पीला। लाल और नीले रंग को जब मिलाएंगे तो इससे बनेगा मंजेटा। हरे और नीले रंग को जब मिलाएंगे तो इससे बनेगा ब्लू पिकॉक नीला, यानी पिकॉक नीला कलर। तो यहां पर पीला कलर, पीला रंग, मंजेटा और सियाना, इन्हें द्वितीय कलर कहा जाएगा, सेकेंडरी कलर कहा जाएगा। देखो ये दिया भी है। सेकेंडरी कलर क्या है? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग, मंजेटा, श्याना और पीला रंग। लेकिन आपको ये जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर आप हरे रंग को मंजेटा के साथ मिलाएंगे तो इससे रंग बनेगा सफेद। अगर आप रेड कलर को सियाना कलर के साथ मिलाओगे तो इससे रंग बनेगा सफेद। यदि आप पीले कलर को नीले कलर से मिलाओगे, इससे रंग बनेगा पीकॉक। यानी कि यदि आप प्राथमिक कलर को द्वितीय कलर से मिलाओगे तो इससे जो रंग बनेगा वो सफेद रंग बनेगा, ये दिखाया गया है। और इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री कलर, यानी कि पूरक कलर। सफेद कलर क्या है? पूरक कलर। यदि हम प्राथमिक और द्वितीय कलरों को मिलाएं तो इससे जो रंग बनता है वो रंग बनता है सफेद। और इन्हीं रंगों को बोलते हैं पूरक, सप्लीमेंट्री कलर। तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास इतनी ही है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।